नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया हमारा सबसे खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे सीधा सरोकार होगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से। पीएम नरेंद्र मोदी ने नागपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। विज्ञान में जोश के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगा जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। पीएम ने आगे कहा कि 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें हैं, पहला डेटा और दूसरा तकनीक। इन दोनों के जरिए भारत के विज्ञान को नई बुलंदियों में पहुंचाने की ताकत है। इस साल के इंडियन साइंस कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम भी वहां पर देवेंद्र फडणवीस उद्घाटन समारोह में मौजूद दिखाई दिया। कोरोना महामारी के कारण 2 साल के बाद ये 5 दिवसीय समारोह राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। ये 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मैं इस विश्वास की वजह भी आपको बताना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन साइंस का मूल आधार है। ऑब्जर्वेशन के जरिए आप साइंटिस्ट पैटर्न्स फॉलो करते हैं, फिर उन पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट के लिए हर कदम पर डेटा जुटाना और उसे एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें बहुतायन में है। पहली डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में भारत के साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। डेटा एनालिसिस की फील्ड तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये इंफॉर्मेशन को इंसाइट में और एनालिसिस को एक्शनेबल नॉलेज में बदलने में मदद करती है। चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही साइंटिफिक डिस्कवरी में मददगार होती है
और इसलिए हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। साथियों, आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम शिंदे ने कहा कि तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र की सरकार भी शामिल है। सीएम ने कहा कि तुकडोजी महाराज एक महान संत थे, जिन्होंने देश भर में भ्रमण किया और अपने विचारों से समाज में जागरूकता फैलाई। इसके साथ ही सीएम ने देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सबसे पहले मैं 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। महाराष्ट्र सरकार भी इसमें शामिल है। यह हमारे लिए सभी के लिए गौरव की बात है। इसका बहुत बड़ा औचित्य भी है। तुकडोजी महाराज एक आध्यात्मिक पुरुष थे। इसके साथ ही उन्होंने जीवन भर सतत भ्रमण करते हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन, सामाजिक एकता, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बड़ा कार्य किया है। उन्होंने पूरे जीवन भर विवेकपूर्ण विचारों से जागरूकता फैलाई है। मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमेन एम्पावरमेंट है। आज सावित्रीबाई फुले जयंती भी है, उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी भी है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर रसायन, भौतिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय महिला वैज्ञानिक अपनी छाप छोड़ रहे, उनका बहुत योगदान रहा है। इस अवसर पर आज मैं उन वैज्ञानिक महिलाओं का स्मरण करता हूं, जिनका कार्य भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, रहा है और आदर्श रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी राष्ट्र के विकास में अभी ड्राइविंग सीट ले ली है उन्होंने, और विशेष रूप से पिछले 6-7 सालों में इसमें तेजी भी आई है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अवसर देने में महाराष्ट्र राज्य हमेशा सबसे आगे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सरकार गरीबों को प्लॉट की सौगात अब देने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि सीएम आवासीय भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि टीकमगढ़ में से मैं 4 जनवरी को प्लॉट वितरण प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा लोगों को प्लॉट वितरित किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 4 जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 4 जनवरी को हम अपने उन गरीब भाई बहनों जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत निःशुल्क प्लॉट देंगे। सीएम ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रिमंडल के साथियों से ये फ्री प्लॉट्स का ऐलान किया है। 4 जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 4 जनवरी के दिन से ही हम अपने उन गरीब बहनों और भाइयों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है, और रहने की जगह इसलिए नहीं है कि एक छोटे से मकान में रहते थे, पिताजी के 4 पुत्र हो गए, 4 पुत्रों की शादी हो गई तो उनके परिवार हो गए, अब उनके बच्चों की शादी हो रही तो रहने की जगह ही नहीं बची।
और इसके कारण उनकी जिंदगी कष्टों से भरी हो गई। वो अलग रह नहीं सकते क्योंकि गरीब हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने की। और अगर रहने का प्लाट नहीं है, जगह नहीं है, भूमि नहीं है, तो मकान बनाने की योजना का भी लाभ उनको मिल नहीं सकता, पीएम आवास योजना और बाकी योजनाओं का। इसलिए टीकमगढ़ की धरती पर ही जब यह विषय मेरे पास आया था कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, छोटे से मकान में कई परिवार रह रहे हैं, तब हमने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहन और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहनों और भाइयों को टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी को प्लाट वितरित किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। उन प्लाट पर वो अपना घर बना सकेंगे, बाकी योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। और बाद में फिर हर जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में जहां ऐसे गरीब भाई बहन हैं, उनको रहने के लिए प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन भाइयों और बहनों को ये प्लाट मिल रहे हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अन्य योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिले और उनका जीवन सुखी बने। आखिर इतना अधिकार तो उन्हें है ही कि भगवान ने जब इस धरती पर भेजा है तो उनको रहने की जगह उनकी अपनी हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना उनकी इस जरूरत को पूरा करेगी। बहुत बहुत बधाई सभी बहनों और भाइयों को। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप और महिला कोच के विवाद पर पहली बार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि एक महिला खिलाड़ी ने संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाया। आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा पुलिस छानबीन कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। निष्पक्ष जांच के लिए उनको खेल मंत्री के पद से हटाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी के फैसले को सही करार दिए जाने पर सीएम मनोहर ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने पर विपक्ष हमेशा बौखलाया रहता है। ये लोग नोटबंदी पर बहुत चिल्लाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया। इसके साथ ही इस पर मुहर भी अपनी लगाई है। ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी, देखिए विपक्ष तो बौखलाया रहता है, हम कोई अच्छा काम करें तो हमेशा बौखलाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अंदर इनकी कोई अच्छी बात लोगों के सामने आ जाए। नोटबंदी पर बहुत चिल्ला है। नोटबंदी वास्तव में एक पैरेलल जो इकोनॉमी चल रही थी उसको बंद करने के लिए मोदी जी ने एक स्टेप उठाया था और उसके कारण से बहुत सी चीजें ठीक भी हुई है। लोग जो है अपने जो पैरेलल इकोनॉमी के जो धंधे कर रहे थे उसको बंद भी किया लोगों ने, इसकी राहत भी मिली, टैक्स भी बढ़ा, जीएसटी के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है, वो सारे इस नोटबंदी के कारण से हुआ था और उसका एक लाभ निश्चित रूप से हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत संस्थाएं, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि उसके अंदर कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं थी। जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय लिया था एकदम सही निर्णय था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने, जो कि 5 जनवरी से बिहार की यात्रा की अब शुरुआत करने वाले हैं, करीब 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में
सीएम शराबबंदी को लेकर लोगों की राय जानेंगे और लोगों को पुनः जागरूक करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले से होगी। तो वहीं यात्रा को लेकर सीएम नीतीश ने कहा है कि मैं यात्रा के दौरान सभी जगहों का दौरा करूंगा और लोगों से मिलूंगा। हम विपक्ष के संपर्क में और उसके आधार पर मिलकर निर्णय लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टी को अपना अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे वो तो कोई पार्टी को भी अपना अधिकार है घूमने का, उसमें क्या दिक्कत हो? कोई मतलब थोड़ी, हम सब चीज का कोई महत्व थोड़ी देते हैं। सबको अपना अपना करने का है, उसमें क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग तो आप जानते ही, हम तो जाएंगे ही। परसों से तो हमारा सब शुरुआत होगा और कल रात में ही चाहते हैं पहुंच जाएं, हाँ, ताकि पूरा दिन ठीक से हम कर लें। तो सब सोच रहे हैं, देखें जैसा मौसम कैसा रहेगा, क्या उसी हिसाब से जाएंगे। हम तो सब जगह जा करके देखेंगे क्या हो रहा है, लोगों का बात भी सुनते रहेंगे। तो इसीलिए हम जा रहे हैं, पर्पस हमारा वही है, तो जा रहे हैं। अब बाकी तो जिनको जो मन में आवे करते न रहे, तो आप सब लोग जानते ही हैं। यंग भी है तो भी कुछ दिन पहले का कहानी तो जानते ही ना भाई। हम तो कभी किसी का जाके कहीं क्षेत्र में, और हम सबकी बात को जानते हैं, समझते हैं और विकास के काम को देखते हैं। ये सब हम लोगों का पर्पस रहता है, वही देखना, ताकि सब जगह और भी बेहतर काम करवाना। यही इसी के लिए घूम रहे हैं। नहीं, हम तो जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं। विपक्ष के विभिन्न दलों के साथ हमारी बातचीत है और अभी तो हम अपने एरिया में घूमेंगे। उसके बाद फिर जो भी बातचीत होगी तो उसी के आधार पर जो कुछ भी होगा, एक साथ मिल करके जितने लोग एकजुट होंगे तो उसका तो प्रयास होगा ही, सब होगा। बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम धामी की, जिन्होंने राजधानी देहरादून में नाबार्ड की तरफ से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने नाबार्ड की तरफ से तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का भी विमोचन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ऋण, लोन या फिर क्रेडिट को सही और जरूरतमंद लोगों को सबसे सरलता से पहुंचाने में बैंकों की सबसे अहम भूमिका है। सीएम धामी ने आगे कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हुए निर्धारित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में लगे हैं, अगर उनको और ऋण दिए जाने की अब जरूरत है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराए जाए। बैंकों को इस दिशा में ज्यादा काम करने की भी जरूरत है। साथ ही राज्य सरकार भी इस दिशा में आवश्यक कदम अब उठाएगी। इन पर हमारे नाबार्ड के द्वारा लगातार वित्त पोषित किया जा रहा है, लगातार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, लगातार सहायता दी जा रही है। और कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में तथा छोटे और मध्यम MSME के उद्योगों को विकास हेतु इस वर्ष करीब 33,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की है। और मुझे बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में यह धनराशि लगभग 6.22% अधिक है। यह निश्चित रूप से हमारे किसानों को, बागवानी में लगे लोगों तथा छोटे उद्योगों में काम करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक निवेदन है कि यह ऋण की जो व्यवस्था है, ये बहुत सही प्रकार से, इसमें निगरानी की भी बहुत आवश्यकता है और दूरदर्शिता की भी बहुत आवश्यकता है। मेरा मानना है कि ऋण, लोन या क्रेडिट को सही और ज़रूरतमंद और योग्य लोगों तक सबसे सरलता से पहुंचाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है, वो हमारे सब बैंक है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बारे में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले बीते 5 से 6 सालों में यूपी में चयन आयोगों के काम करने के तरीके में पारदर्शिता आई है। इसकी वजह यह है कि आयोगों के काम में अब शासन स्तर से दखल नहीं दिया जाता। इसका नतीजा यह है कि मेरिट के आधार पर अब योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन होता आया है। प्रदेश में आए इस बदलाव का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है।
प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग बोर्ड और आयोग काम करने में लगे हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।